Hello everyone, my name is Amit Raj and today we are going to study class 10 SST. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो पेंटिंग थी उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई। जो पेंटिंग थी वो बहुत सारी चीजें हम लोग दर्शा रही थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जो पेंटिंग किसकी तरह बनाई गई थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। वो पेंटिंग किसी तरह, चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो पेंटिंग किसकी तरह बनाई गई थी, फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका क्या नाम था, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, और कब बनाई गई थी 1848 में। इतना मैंने आप लोग पढ़ा दिया था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ना। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने इसको क्या कहते हैं 9th पढ़ा है। आइए मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, और फ्रेंच जो फ्रांस की सोसाइटी जो फ्रांस देश था उसकी सोसाइटी कैसी थी, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, वो कैसी डिवाइडेड थी। जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसे मतलब कि जो डिवाइड की गई। देखिए जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो क्लर्जी नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में डिवाइड थी। देखिए 3 प्रकार की क्लास थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। ठीक है, ये 3 टाइप की कैटेगरी थी जिसमें कि लोगों को डिवाइड किया गया था। जो क्लर्जी थे वो मतलब कि जो क्लर्जी थे, देखिए जो नोबेलिटी थी क्या थी, वो चर्च के लोग थे उसको नोबेलिटी कहा। जो चर्च के लोग थे, जो चर्च में काम करते थे, जो चर्च के फादर होते थे, उनको क्या बोलते थे, नोबेलिटी बोलते थे। जिसमें पादरी हो जाते थे, पादरी उन क्या बोलते थे, नोबेलिटी, जो चर्च में आते थे। और क्लर्जी क्या होते थे, क्लर्जी जो की किंग उनके रिलेशन में थे, जो किंग के रिलेशन में, किंग के मंत्री हो गए, किंग के जो अच्छे किंग के संपर्क में लोग थे, जो किंग के रिश्तेदार थे, उनको क्या बोलते थे, क्लर्जी बोलते थे। और जो नोबेलिटी कौन था, जो चर्च में रहते थे। ठीक है, और थर्ड स्टेट में पुअर पेजेंट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, लॉयर आते थे, ये सब क्या होते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए जो फ्रांस थी उसमें जो सोसाइटी थी वो 3 क्लास में डिवाइड थी। तो क्या होता था कि जो टैक्स होते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट पे देने पड़ते थे। देखिए सबसे पहले यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन सुनने को मिल गया। तो देखिए ऐसा क्यों होता था कि सिर्फ थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, इन लोग नहीं देना पड़ता था। ये रूल बनाया गया था कि जो दो स्टेट थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, उन लोग को नहीं देना पड़ेगा टैक्स, और थर्ड स्टेट को देना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो क्यों हुआ। देखिए आपको मैं कहानी के रूप में बताता हूँ कि क्या हुआ कि देखिए 14 जुलाई की सुबह ये हुआ कि एक अफवाह फैली कि जो किंग है उसने अपने जो आर्मी है उसको एक ऑर्डर दे दिया है कि जाओ और लोगों पर हमला कर दो। तो क्या हुआ कि लोगों ने बहुत सारी गैदरिंग की, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा की, जैसे कि 7,000 आदमी थे और कुछ औरतें थी। तो उन्होंने टाउन हॉल के सामने गैदरिंग की, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई और वहां से लोग अलग अलग जगहों पे अटैक करने लगे। जैसे कि वहां से कुछ 100 लोग गए और बस्टाइल फोर्ट पे अटैक कर दिया। तो वहां के प्रिजनर्स, जो वहां के कैदी थे बस्टाइल फोर्ट के, वहां से जो प्रिजन थे, वहां जो प्रिजनर्स थे उसको उन लोगों को छुड़ा लिया गया। 7, देखिए जो बस्टाइल फोर्ट था ना उसमें सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे, उनको हटा लिया गया। और जो वहां की जो बस्टाइल फोर्ट की जो प्रेसियस चीजें थी उन लोगों को निकाल कर बाजार में बेच दिया गया। और जो वहां कमांडर था बस्टाइल फोर्ट का, वहां कमांडर को मार दिया गया। तो देखिए एक ऐसा अफवाह फैली जिससे कि लोग गुस्सा हो गए और जाकर बस्टाइल फोर्ट पर हमला कर दिया और जो वहां की सारी चीजें थी सबको बेच दिया। और क्योंकि लोगों ने हमला इसलिए किया था क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वहां पे जाएंगे हम लोग को तो कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल जाएंगे, जिससे कि हम लोग लड़ने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये हुआ। उसके बाद देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इसको मैं आप लोग बताऊंगा। तो मैंने आप लोग क्या क्या बताया अभी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कौन सी क्लास में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में। और जो वहां का फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए एक ऐसी अफवाह फैली जो 14 जुलाई 1789 को एक ऐसी अफवाह फैली कि जो वहां का किंग है उसने ऑर्डर दे दिया अपनी आर्मी को कि जाओ लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर दो। ऐसा एक अफवाह फैली। तो लोग वहां गुस्सा हो गए और लोगों ने बहुत सारा भीड़ इकट्ठा की और टाउन हॉल के सामने भीड़ इकट्ठा की और लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए और हमला कर दिया किंग के अलग अलग बिल्डिंग्स पे। तो पहले वो सब गए और बस्टाइल फोर्ट पे हमला कर दिए, बस्टाइल फोर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद जो वहां के प्रिजनर्स उन लोगों को छुड़ा लिया गया और जो वहां की प्रेसियस चीजें जो कि महंगी चीजें थी उसको क्या कहते हैं निकाल कर और बाजारों में बेच दिया गया। तो ये हुआ। उसके बाद ये जानते हैं कि जो किंग था वो किंग की हालत क्या थी और किंग को कैसी कैसी ट्रेजेडी दिखी। जो वहां का किंग था लुई 16,
जो फ्रांस का किंग था लुई 16 उसकी शादी किससे हुई थी? मैरिया एंटोनेट से। जो वहाँ की ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरिया एंटोनेट, उससे उसकी शादी हुई। जब वो 20 साल का था तो उसकी शादी किससे हो गई थी? मैरी एंटोनेट से। और कब हुई थी? इन 1774। 1774 में ये हुआ कि जो लुई 16 था उसका राज्य अभिषेक हुआ, मतलब कि उसको राजा बना दिया गया। और उसने देखा कि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास जो ट्रेजर, उसको खजाना है पूरा खाली पड़ गया है। जो ये खजाना है क्यों खाली पड़ गया था? क्योंकि जो लुई 16 था ना उसको देखिए वो जो 13 जो अमेरिका की 13 कॉलोनी जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उनको ब्रिटेन से छुटकारा दिलवाने में, ब्रिटेन से गुलामी से आजाद करवाने में फ्रांस से मदद की थी। जो ब्रिटेन था ना वो अमेरिका के 13 कॉलोनी को कब्जाया हुआ था। तो क्या हुआ कि जो फ्रांस थी, जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उनको हेल्प किया था कि ब्रिटेन से छुटकारा पाने में। तो ये आप लोग समझ गए। तो इसी कारण जो हुआ ना कि जो फ्रांस की जो ट्रेजर था वो खजाना खाली पड़ गया था। और फ्रांस ने बहुत लोगों से लोन ले लिया था। जो फ्रांस है वो बहुत लोगों से लोन ले चुका था। तो अब उसकी लोन चुकाने की बारी थी। लोग उससे, जो सारे देश के लोग थे उससे पैसा मांग रहे थे कि हमारा लोन चुका दो, हमारा लोन चुका दो। तो वो उसके पास पैसा नहीं कुछ था नहीं। और जो ऊपर से टैक्स लग रहा था, देखिए लोन तो उसने ले लिया, लोन के बाद जो टैक्स लग रहा था उसको भी पे करना था, जो टैक्स था वो भी हाई कर दिया। देखिए तो लोन चुकाने के लिए जो लुई 16 था उसने क्या किया कि टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों पर टैक्सेस बढ़ा दिए, जो लोगों से कर लिए जाता, जो फ्रांस के लोग थे उन लोगों से क्या था कि कर लिया जाता था, जो कर था उसको बढ़ा दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि लोग गुस्सा हो गए। और जो कर था सिर्फ जानते हो किसको देना पड़ता था? सिर्फ थर्ड स्ट्रोक देना पड़ता और किसी को नहीं देना पड़ता था। इससे लोग और गुस्सा हो गए। वो सोचते थे कि बताओ हम लोग को काम अच्छे से करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग को कम पैसा मिलता है और उसमें भी हम लोग को क्या करना है, देना पड़ता है, किंग को टैक्स देना पड़ता है। और उसके ऊपर से और भी टैक्स बढ़ा दिया गया। बताओ कितनी बुरी बात है कि लोगों को एक तो लोग इसमें गरीब लोग आते थे थर्ड स्टेट में, पुअर विलेन आते थे और पुअर लॉयर्स आते थे और बहुत सारे बिग बिजनेसमैन भी आते थे। लेकिन जो ज्यादातर लोग पुअर रहते थे इसमें थर्ड स्टेट में। तो बताओ इन लोग सिर्फ इन्हीं लोग को देना पड़ता था ना टैक्स, और किसी को टैक्स देना नहीं पड़ता था। सिर्फ क्लर्जी को और नोबेल्टी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और सिर्फ जानते टैक्स देना पड़ता, सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स, जो थर्ड स्टेट था सिर्फ उन्हीं लोग को टैक्स देना पड़ता था। तो लोग क्या हुआ, बहुत गुस्सा थे इससे। तो जो फ्रांस का किंग था उसने तो टैक्स बढ़ा ही दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी ब्रेड प्राइस थी, जो वहाँ की खाने पीने की चीजें थी उसमें भी महंगाई बढ़ी। क्योंकि भाई अगर महंगाई नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे टैक्स दे पाएंगे। तो महंगाई बढ़ी तो लोगों की मांग तो बढ़ ही रही थी। और तो उसके ऊपर से क्या हुआ कि जो महंगाई थी वो भी और बढ़ने लगी थी, क्योंकि टैक्स पे करना था। तो टैक्स कैसे पे करेंगे? अगर महंगाई अगर इतनी बढ़ गई है तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो भाई टैक्स पेने में आसानी रहेगी। तो ऐसा हुआ कि महंगाई बढ़ने लगी और जो ब्रेड प्राइस थी, जो वहाँ की खाने पीने की चीजें थी उसमें भी क्या कहते हैं बहुत बढ़ोतरी होने लगी। जो खाने पीने की जो पैसे था जिससे कि लोग खरीदते थे, तो उसमें भी जो खाने पीने की चीजें थी उसमें भी प्राइस बढ़ने लगी उसकी। इससे लोग भी बहुत परेशान थे। तो यही कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का और भी बहुत सारा कारण था, लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना ही जानना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को। और जो वहाँ का राजा था उसका क्या नाम था? लुई 16। और उसकी शादी किससे हुई थी? मैरी एंटोनेट से। और कब हुई थी? 1774 में। और जब उसकी शादी हुई तो वो 20 साल का था। और 20 साल का था तो उसने देखा था कि जब उसका राज्यभिषेक हो, जब उसको किंग बनाया गया तो उसने देखा कि उसका पूरा खजाना खाली पड़ा है। और ये खजाना खाली क्यों पड़ा था? क्योंकि जो वहाँ जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, उसको फ्रांस ने हेल्प किया था ब्रिटेन से छुटकारा पाने, ब्रिटेन की गुलामी से छुटकारा पाने में। इतना लोग समझ गए। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, जो हम लोग को फ्रेंच रिलेशन से रिलेटेड पढ़ना है 10th क्लास में, आइए हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फ्रेंच रिलेशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो मैंने आपको फ्रेंच रिलेशन बता दिया, आप लोग समझ में आ गया होगा। उसका आइए हम जानते हैं एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो नेशन का आइडिया था कि कैसे नेशन बने, एक जो फ्रांस था वो कैसे नेशन बना, एक यूनाइटेड नेशन बना, मतलब कि एक एकजुटता वाला नेशन बना, कैसे बना, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 था, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखिए जो फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाने में कैसे क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या तरीके अपनाए गए फ्रांस को एक देश बनाने में फ्रांस को कौन कौन से तरीके अपनाए गए, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेप्स दैट आर टेकन आर एज फॉलोज। देखिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ये है कि लोगों को देश के प्रति एक सद्भावना और लोगों के देश के प्रति एक देशभक्ति पैदा करना, उसी का बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इसका मतलब यही है कि लोगों के मन के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना और लोगों को एकजुट करना, इसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो देखिए
जो लोगों को एकजुट करना और लोगों के अंदर, जो फ्रांस के लोग थे उनके अंदर कैसे देशभक्ति की भावना पैदा की गई और उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ला पैट्रिया एंड ला सिटियोन, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिससे कि लोगों के अंदर, जो लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए ये तरीका अपनाया गया, ला पैट्रिया एंड ला सिटियोन। फादरलैंड और जो लैंड था उसके, ला पैट्रिया मतलब कि जो लैंड थी और जो फादरलैंड था उसके लिए कि एक तरह से ऐसा जोड़ा गया ना कि देखिए कि जो फ्रांस है, जो फ्रांस देश है वो एक तरह से हम लोग की मातृभूमि के समान है। तो इसके हिसाब से ऐसा एक भावना पैदा हुई जो फ्रांस है मातृभूमि की, हमको अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। उसके हिसाब से एक ला पैट्रिया एंड ला सिटियोन एक तरीका बनाया गया था। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था, न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांस का फ्लैग बनाया गया जिससे कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो और लोग एकजुट हो जाएं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। देखिए फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली भी एक कारण था कि जो स्टेप्स थे जो कि लिए गए थे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए फ्रांस में, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या था, यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा वे था, बहुत अच्छा तरीका था, यूनिफॉर्म ऑफ वेट्स एंड मेजर। देखिए जो फ्रांस था उसमें बहुत अलग अलग स्टेट थे। तो क्या हुआ कि देखिए कि हर एक स्टेट में अलग अलग क्या कहते हैं कि वेट्स, जो यूनिफॉर्म जो नाप तोल का सिस्टम था वो बहुत ही अलग अलग था। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो ये मान लीजिए कि देखिए तो कोई स्टेट है उसमें 1 kg का मतलब इतना है, सिर्फ इतना है, और किसी में 1 kg का मतलब इतना है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना वेट्स और मेजर्स का। देखिए कि मान लीजिए मैं कहीं गया सामान लेने और वहां पे मैंने बोला कि 1 kg चावल दे दो, तो वो इसको रखेगा और 1 kg चावल दे देगा। और मैं दूसरी जगह गया और मैंने बोला कि भाई 1 kg चावल दे दो, कि उसको इतना रखेगा, उसको ज्यादा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। देखिए कि हर एक, मान लीजिए कि एक वेट करने का तरीका है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कुछ लेने गया तो वहां मैंने बोला कि भाई 1 kg चावल दे दो या 1 kg दाल दे दो, तो उसने कुछ रखा और अलग अलग कोई वेट रखा और दे दिया। और मैं दूसरी जगह गया तो उसने कुछ और वेट रखा और दे दिया। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना कि आप कहीं जा रहे हैं तो एक सिस्टम नहीं है वेट और मेजर का, जो मतलब नाप तोलने का सिस्टम है वो एक तरह का नहीं है, अलग अलग सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको 1 किलो मान लिया गया, इसको 1 किलो मान लिया गया, इस मार्कर को 1 किलो मान लिया, इसका 1 किलो मान लिया गया। क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो गलत है, वेट और मेजर सिस्टम गलत है पहले। तो क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज आर अबॉलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम थी और ड्यूटीज थी उसको क्या थे, अबॉलिश्ड किया गया, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। तो देखिए इस टॉपिक में यही था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो क्या कहीं से कहाँ स्टार्ट हुई थी, फ्रेंच से स्टार्ट हुई। आप लोग इस बात क्या रखिएगा, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी, फ्रांस से, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्रांस थी वो कौन सी सोसाइटी में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबलिटी और थर्ड स्टेट में। और मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे फ्रांस में क्या हुआ और कैसे कैसे लोग वहां पे सफर कर रहे थे, वहां पे कैसे क्यों वहां पे टैक्स बढ़ाया गया, इतना लोग समझ गए। तो धन्यवाद। आने वाली वीडियो में फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए और उसके बाद मैं आपको आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो धन्यवाद।